वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। सभी को नमस्ते। पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। गुरुतुल्य योगेश भैया जी को नमन और सभी अध्ययनार्थी तथा परिवारजनों को सुप्रभात और नमस्कार। जीवन विद्या का तात्पर्य जीवन के तात्विक व व्यवहार कार्य रूप के प्रति निर्भ्रम होने से है। इसी क्रम में मनुष्यतर प्रकृति, मनुष्य जीवन तथा जीवन जागृति के अनंतर संबंध, शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी के प्रयोग व्यवहार व अनुभव पूर्वक प्रमाणित होना ही जीवन विद्या के परिचय का तात्पर्य है। स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य, ये तीन मूल्य हमारे सोच विचार के बेसिस बनाती है। ये आधारभूत मूल्य है और यदि हम इन मूल्यों को समझते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अस्तित्व में जो मानव संबंध है वो और प्रकृति संबंध है, इन संबंधों की पहचान हो रही है और इन सभी संबंधों में जो निहित मौलिकताएं हैं वो हम तक पहुंच रही है और ये हमारी कल्पना को तृप्तिदायक प्रभाव भी देती है। इसी को हम सामाजिकता भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिकता अपने संबंध और संपर्क से समझ में आती है। प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिकता अपने संबंध और संपर्क से समझ में आती है। हम परिवार में रहते हैं और परिवार समाज से संबंधित है। इसी स्थिति को हम सामाजिकता कहते हैं। भैया जी ने सत्र में बताया था कि हम सभी मूल्यों के साथ संबंधों में कैसे पहचान बनती है। स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य, इन सभी का एक अंतर संबंध है और उसी से हमारी भावमय मानसिकता के साथ हम लक्ष्य को कैसे स्वीकारते हैं ये भी हमने देखा था। तो सभी मूल्यों के साथ संबंधों में कैसे पहचान बनती है, इसी मार्गदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ योगेश भैया जी को। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। आवाज आ रही है? जी भैया, आ रही है। तो आज हम मानव मूल्य की चर्चा शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पिछले कई सप्ताहों में वस्तु मूल्य, शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्य, इन तीन मूल्यों की चर्चा की और उनको हमने संबंधों में समझने का प्रयास किया और तीन संबंधों तक हमने चर्चा कुछ की और अभी शेष संबंधों में
हमें चर्चा पूरी करनी है और मानव मूल्य के बारे में चर्चा को प्रारंभ करना है। तो जैसे पुत्र पुत्री के साथ माता पिता, माता पिता के साथ संतान का संबंध, भाई बहन संबंध में विश्वास निर्वाह की निरंतरता, ऐसे ही आज गुरु शिष्य के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता। गुरु शिष्य के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता में प्रेम, वात्सल्य, ममता, अनन्यता, सहजता, उदारता, भावपूर्वक वस्तु सेवा समर्पण के रूप में वर्तमान। जैसे गुरु शिष्य के साथ विश्वास निर्वाह को जिन मूल्य मर्यादा में निर्वाह करते हैं, तो ये मूल्य मर्यादा हमें प्रेम, वात्सल्य, ममता, अनन्यता, सहजता, उदारता, भावपूर्वक वस्तु सेवा समर्पण के रूप में ये वर्तमान रहता है। इन सभी मूल्यों की परिभाषा से हम गुजरे हैं। वो परिभाषा हमारे स्मरण में रहना और उनके अर्थों के साथ ऐसा भाव रूप और शिष्टता के साथ वस्तु और सेवा समर्पण के रूप में यह वर्तमान। हमारी पिछली चर्चाओं में यह भी स्पष्ट हो रहा है कि ये सभी संबंध व्यवस्था के अर्थ में है। स्थापित संबंध व्यवस्था है और स्थापित संबंधों में जो स्थापित मूल्य हैं, इन मूल्यों का अभ्यास करने से हम स्वयं व्यवस्थित होकर स्वभाव गति में आकर और आगे अध्ययन या स्वभाव गति में आकर गुणात्मक परिवर्तन के रूप में हमारे प्रयास और इन प्रयासों के अभ्यास के रूप में हम इन मूल्यों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब शिष्य गुरु के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता। ये मूल्य मर्यादा है गौरव, कृतज्ञता, सम्मान, प्रेम का भाव, सरलता, सौजन्यता, सहजता, अनन्यता का भावपूर्वक जिज्ञासा सहित वस्तु और सेवा का अर्पण समर्पण के रूप में है। गौरव की परिभाषा, कृतज्ञता की परिभाषा, सम्मान, प्रेम की परिभाषा, इन परिभाषाओं में जो निहित सहअस्तित्व है और ऐसे सहअस्तित्व में मानव मानव संबंध में व्यवस्था और व्यवस्था के अनुरूप हम स्वयं को होना, यही अभ्यास बारंबार अपनी मानसिकता में होना ये अपेक्षित है। तो मुझको लगता है कि एक अभ्यास के रूप में
आज की गोष्ठी में हम ऐसा कर सकते हैं कि जिन जिन को याद है, जैसे अगर गौरव याद है तो इस संबंध में गौरव की पहचान को अपने में से कोई व्यक्त कर सकता है। ऐसे ही कृतज्ञता, सम्मान, प्रेम, सरलता, सौजन्यता, सहजता, अनन्यता। तो जिनको याद है वे अनम्यूट होकर इसके भाव पक्ष को एक बार स्पष्ट करने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा एक्सरसाइज होगा, क्योंकि ये जिसे हम कहेंगे ये फंडामेंटल एक्सरसाइज है। अब संबंधों का पहचानना और निर्वाह करना, ये शिफ्ट है सह अस्तित्व नजरिए का। अभी तक की हमारी संबंधों की पहचान मूल्यों की आकृतियां बाबा जी ने प्रस्तुत की हैं। उसी के आधार पर संबंधों की पहचान, इसमें जिन जिन को याद है वे अपना माइक अनम्यूट करके शिष्य गुरु के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता, आपकी चर्चा हुई होगी ग्रुप में, तो इसे अगर एक्सप्लेन कर लेंगे तो एक साथ साथ ये अभ्यास होगा। और इन संबंधों के अभ्यास हम लोग एक बार पूरा करके मानव मूल्य को समझने का प्रयास शुरू करते हैं। तो जिनको भी याद है प्रस्तुत कर सकते हैं कि गुरु शिष्य के साथ विश्वास निर्वाह निरंतरता में गौरव को कैसे देखते हैं। कोई प्रयास करेंगे? जी भैया, मैं प्रयास करने की कोशिश करती हूँ। अरे वाह, बढ़िया जी। गुरु शिष्य के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता में गौरव को मैं इस प्रकार समझ पाई कि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है उसमें विश्वास इस तरह से आ जाए कि जो शिष्य है और गुरु है वो दोनों एक दूसरे में समझ के साथ इस तरह पे अपने अंदर पनप पाए कि वो शिष्य की जागृति, ये जो मेरा गुरु है ये मेरी जागृति के लिए कार्य करेंगे, शिष्य की जागृति के लिए, और शिष्य को उसका प्रमाण अपने गुरु में दिखाई दे। अगर शिष्य को उसका अपनी जागृति का प्रमाण अपने गुरु में दिखाई देता है तो शिष्य जो है बिना किसी प्रकार की शंका के, या कह सकते हैं कि बिना किसी अंतर्मन विरोध के, वो गुरु के जो भी गुरु उन्हें शिक्षा दे रहा है या जो भी उनकी समझ बना रहा है वहां पे वह बिना अड़चन के उनको मानने की स्थिति, मानसिक स्थिति उसकी बन जाएगी। मतलब कि वो उसका अनुकरण करने लगेगा। ये स्थिति बनेगी तब हम ये मान सकते हैं कि गुरु शिष्य के साथ जो विश्वास निर्वाह की निरंतरता है वह बन पाएगी। यह बनने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो मूल आधार में विश्वास ही आता है। और विश्वास के आते ही, जब वो विश्वास आएगा कैसे, जब एक शिष्य को, मैं शिष्य हूं आप गुरु हैं, तो मुझे मैं अपनी जागृति का प्रमाण आप में दिखे तब मैं आप पे विश्वास कर पाऊंगी। और उस विश्वास से क्या होगा कि जो कुछ भी मुझे आपसे शिक्षा या ज्ञान मिल रहा होगा वो मैं किसी विरोध के, किसी शंका के बिना उसका अपने आप में अनुकरण करने लगूंगी। जी भैया।
बहुत ही अच्छा। इसमें जागृति हाईलाइट है। शिष्य के भाव में, शिष्य का भाव पक्ष में जागृति के कंटेंट पहुंच पा रहे। उस स्थिति में शिष्य गुरु के साथ विश्वास निर्वाह के गौरव कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा। ऐसे ही कृतज्ञता, भैया मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी अभी आपके साथ रहने का सानिध्य मिला है, तो वो सारी छाप दिमाग में आ रही है। तो जिस प्रकार से आपने अभी हम जो गौरव को शेयर किया कि मेरी जागृति में जो मुझे प्रमाण दिखाई दिया अपने गुरु में, उसके प्रति मेरे मन में एक आभार है कि हाँ, मुझे एक अंदर से ये मान सकते हैं कि एक अलग तरह का आनंद है, एक रोमांच है, जिस आनंद और रोमांच के कारण मैं अपने गुरु के प्रति नतमस्तक होती हूँ। नतमस्तक का मतलब यहाँ ये नहीं कि खाली सिर झुका लेना, अंतर मन से उनके प्रति अपने अंदर आदर और सम्मान आ रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने मुझे सहायता की कि मैं समझ पाऊं इस कंटेंट को, या मतलब कि एक तरह से मेरी उन्नति में उनका हाथ है। उन्होंने मुझे जागृत किया कि मेरे अंदर इस तरह के कौतूहल जगाए, जिसके कारण मैं स्वयं को समझ रही हूँ और बाकी जो भी अवस्थाएं हैं उनके साथ अपने आप को समझ पा रही हूँ। तो उस भाव के साथ जो उनके प्रति मन में भाव उठता है, मूल उठता है, वह कृतज्ञता है। जी भैया। राइट। बहुत अच्छा। तो यहाँ तक तो अपन पहुंच पा रहे। अब ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन उसके भाव के जगने के साथ जो अपने में घटता है, किस तरह से अपनी दृष्टि का विस्तार होता है, किस तरह से हमारी चेतना का विशाल भी आगे बढ़ता है, और किस प्रकार से हम कार्य व्यवहार में झलकने लगते हैं। ये कंटेंट अब अधिकाधिक आना आवश्यक है। तो भाव जगना, ये हमारे में, जैसा चर्चा हम कर रहे थे, कि एक सकारात्मकता गुरु शिष्य संबंध में, ये भाव जगते हुए कैसे हम मानवीय परंपरा में कंट्रीब्यूट कर पाते, योगदान कर पाते, उस योगदान का चित्र भी हम धीरे धीरे अपने भावों में विकसित करने से कृतज्ञता का जो भाव क्षेत्र है, उसमें हम अपनी प्रगति को पहचान पाएंगे। तो ये प्रगति की पहचान के लिए ये आवश्यक है कि हमारा भाव पक्ष कृतज्ञता से विकसित हो। उदाहरण के लिए, जैसे एक सुंदर शब्द प्रयोग किया, प्रवेश। तो जो उनके अनुभव में आया, तो वो अनुभव क्षेत्र उन्होंने अनकंडीशनल हम सबके लिए खुला कर दिया। तो आज जो हमारी समझने की गति है, और जो विश्वास हम हमारे में महसूस करते, तो ये जो अनुभव का क्षेत्र में हमें प्रवेश उन्होंने दिया, और हम भी उनके जैसे अस्तित्व को देखने की पात्रता हमारे में होने लगी। उसमें शिक्षा है, व्यवस्था है, और उसमें हम अपने
योगदान को पहचानने लगे, परिवार में संबंधों को पहचानने लगे। इस प्रकार का अब हमारा भाव पक्ष का विकास हम इन मूल्यों में देखना एक अभ्यास है। अब इसी के साथ सम्मान मूल्य की भी कोशिश करते हैं। सम्मान मूल्य में हमें हमारे भाव पक्ष में क्या चित्र तैयार हो रहे, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मूल्यों का अंतर्भाव हमारी मानसिकता में होने से हम कैसे लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए लक्ष्य और मूल्य, इनके अंतर संबंध के साथ हमारे मानसिक अभ्यास इतना मुझे ऑब्जर्वेशन में आता है स्वयं की। तो सम्मान का भी अभ्यास करके देखें, जिनको भी बन गया है, जिनको भी याद है सम्मान की परिभाषा, और यदि आपको याद कर तो आप भी इसको रख सकते नमस्ते भैया जी। थोड़ा बहुत मुझे ध्यानाकर्षण हुआ है, जहाँ मैं रख दूं? हैं। हाँ, मेरी आवाज दीदी रखिए ना। जी, थैंक यू भैया जी। तो सम्मान की जो मेन जो मेरा ध्यानाकर्षण गया वो गया कि हम किसका सम्मान करते हैं। तो जब मैंने अपने परिवारजन में देखा तो मेरा ध्यान अपने फादर की तरफ गया। तो फिर मुझे ये ध्यान गया कि मैं अपने फादर की किस बात से प्रभावित होती थी, उनका सम्मान करती थी। तो फिर मैंने ये देखा कि जो उनका व्यक्तित्व था, तो व्यक्तित्व और जो प्रतिभा की मेरे मन में स्वीकार्यता थी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और प्रतिभा जो है वो बड़ा बैलेंस्ड था, संतुलित था। और परिवार में ही नहीं बल्कि समाज में भी जब उनका इतना मतलब सम्मान करते थे तो वो क्यों करते थे, तो इस तरफ मेरा ध्यान बहुत ज्यादा गया। और फिर जो यहाँ पर भी बातचीत हुई तो उसमें भी यही समझ में आया कि व्यक्तित्व और प्रतिभा की जो श्रेष्ठता जो है उसकी स्वीकृति होना, उसकी निरंतरता होना, उसमें स्पष्टता होना से है, मतलब व्यक्तित्व और प्रतिभा में। तो व्यक्तित्व का जो देखा कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, तो उसमें आहार विहार व्यवहार, उसमें प्रमाणित होना ही व्यक्तित्व है। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व एक आचरण है। और जो प्रतिभा है वो एक समझदारी है। यानी कि यहाँ पर मुझे जो नई बात पता लगी कि प्रतिभा में बाबा जी क्या कह रहे हैं, प्रतिभा में बाबा जी यहाँ पर अस्तित्व ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान की बात कर रहे हैं बाबा जी, कि इन तीन आचरण में परंगत होने का अर्थ ही प्रतिभा है। तो सम्मान के बारे में मुझे ये समझ में आया। और फिर जो सम्मान एक स्थापित मूल्य है और सौहार्द उसका शिष्ट मूल्य है। तो तो जिस तरह से भी स्वीकृति हो, तो जो परिभाषा बताई गई आप द्वारा कि जिस प्रकार से भी हमने स्वीकार किया है, उस उस अवधारणा को, अनुभव को और स्मृति को जो है वो जैसी है वैसा प्रस्तुत करना, वैसा क्रियाकलाप, वैसा जैसा देखा उस अवधारणा को, तो वो सौहार्द्रता है। तो ये जो सम्मान और जो सम्मानजनक मानसिकता है, ये तभी संभव हो पाती है जब हम मूल्यांकन विधियों को पहचान लें और जानने मानने पहचानने निर्वाह करने की तरफ हमारा ध्यान हो। तो मेन जो बात मूल्यांकन की है कि मूल्यांकन जो है
उसकी उसकी जरूरत क्यों है। तो जो यहाँ पर बाबा जी ने जागृत जीवन का जो कार्यक्रम बताया है, प्रमाण बताया है कि कैसा जागृत जीवन का कार्यक्रम हो, प्रमाण प्रमाण कैसा हो, प्रक्रिया भी कैसी हो। तो इसमें जो है हम स्वयं को मूल्यांकित कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में भी बाबा जी ने बड़े विस्तार से बताया है कि जब हम जीवन क्रियाओं में, यानी कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इसमें जब हम पारंगत हो जाते हैं, जब हम व्यवस्थित हो जाते हैं, हार्मनी में आ जाते हैं, और हमारे अंतर विरोध की स्थितियां जो है वो अंतर विरोध की स्थितियां नहीं रहती हैं, और जैसा आपने एक चीज जो मुझे बताई वो कि गठाने रहना, तो ये मुझे बात इतनी ज्यादा पकड़ में आई कि मन में जो गठाने रहती है ना, उसकी उसकी वजह से जो अंतर विरोध की स्थिति आती है, वो अंतर विरोध को हम देख पाए, और जहां जहां हमारे ये गठाने हैं, यानी भूतकाल की पीड़ा है, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना। और जब मैं स्वयं को देखती हूँ कि जैसे जैसे मैं ज्यादा अध्ययन की तरफ, श्रवण की तरफ मन लगाती हूँ, तो वो गठाने अपने आप ही वो दूर होती चली जाती हैं, और उनकी तरफ, यानी कि नकारात्मक गतिविधियां, जो 49% नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चलता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो बड़े अच्छे से ही हम जो है दूसरे के क्रियाकलापों में सम्मानजनक स्थितियों को देख पाते हैं। तो यहाँ पर मैं मूल्यांकन क्रिया जो है, उसके आधार पर ही जो है हम प्रत्यावर्तन परावर्तन को देख सकते हैं। इस तरह से हम जहां जहां हमें परिवार जन में, समाज जन में श्रेष्ठता मिलती है, उसके लिए हम कैसे अर्पित हों, समर्पित हों। और तब तब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम ये श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर भी ये जो स्वीकृति है वो बनती जा रही है, सम्मान की स्वीकृति जो है वो होती जा रही है। और तब तब ही हम मन के स्तर पर सुख, वृत्ति के स्तर पर शांति, और इस तरह से चित्त के स्तर पर संतोष, और बुद्धि के स्तर पर, और ये आत्मा के स्तर पर आनंद, परमानंद की स्थिति को जो है वो पा सकते हैं। तो ये जो स्टेप बताए हैं बाबा जी ने, ये एक तरह का जो कार्यक्रम है वो मूल्यांकन का, तो उसमें हम स्वयं को मूल्यांकित कर पाए सबसे पहले। स्वयं को मूल्यांकित कर पाते हैं तभी हमें हमें अपने अवगुणों से भी परिचित होते हैं, गुणों से भी परिचित होते हैं। तो मुझे लगता है कि 24/7 जो हमारे मिरर में दूसरा जन रहता है, उसको उसको ध्यान में ना रख के खुद को मिरर में रहकर स्वयं को मूल्यांकित करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुझे की समझ में आया। और इससे क्या होता है कि हम स्वयं को हम स्वयं में स्व अनुशासित हो पाते हैं। और जैसे जैसे हमारे अंदर ये स्व अनुशासित होने की बात आती है, तो वैसे वैसे हम अपने स्वयं में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर बाबा जी की वो स्वतंत्रता की पंक्ति भी याद आती है कि स्वयं में तंत्रित होना ही स्वतंत्रता है। तो यानी कि स्वतंत्रता में भी श्रेष्ठता का प्रयोजन तो है ही, कि श्रेष्ठता को मूल्यांकित करने की बात है ही। तो इस तरह से जो एक नया तरफ मेरा ध्यान आकर्षण गया, वो ये गया कि सार्वभौमता में ये सारे मूल्य देखने हैं, स्वयं में देखने हैं, परस्परता में मूल्यों का निर्वाह देखना है, और सार्वभौमता के अर्थ में अगर हम ये मूल्य को देखते हैं, तो फिर हमें अनन्यता का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है, गौरवता का भाव आता है। तो ये मूल्य आपस में इतने अंतर संबंधित हैं, क्योंकि कई बार मुझे शुरू में जब आप बताने लगे थे भैया जी, तो मुझे ये लिंक समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि अब विश्वास मूल्य है वो आधार मूल्य है, तो वो तो सब में ही है, सारे मूल्यों में देख लो, सातों संबंध में देख लो,
तो विश्वास मूल्य की निर्वाह और निरंतरता की बात है। फिर ये ध्यान गया कि जब जब श्रद्धा की बात आती है, उसमें भी श्रद्धा में भी पूज्यता में श्रेय की और गतिशीलता है, इसमें बात आती है। फिर सम्मान में देखें तो भी हम श्रेष्ठता का सम्मान कर रहे हैं। फिर गौरव में देखें तो भी उसी तरफ। तो इस तरह से सम्मान, गौरव, श्रद्धा जो है वो उन मूल्यों की तरफ ध्यान जाता है, तो हमारे मन में कृतज्ञता का भाव आना स्वाभाविक ही है। तो भैया जी, ये सारा जो है वो शिक्षापूर्ण ही संभव हो पाता है। जैसे जैसे हम इस दर्शन को हम पढ़ते जा रहे हैं, अध्ययन करते जा रहे हैं, तो हमारी हमारी कुछ कुछ स्पष्टता किसी किसी जगह पर बनती जा रही है। थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो ध्यान भी जा रहा है और हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, और व्यवहार अभ्यास में इन सभी मुद्दों को पहचानने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा। आगे इनका शिष्य गुरु के साथ प्रेम का भाव, इस पर देखिए, किसी को स्मरण में आ रहा हो, कुछ स्पष्टता बन रही हो, वो भी रखिए। शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम का भाव। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया जी। इसमें भैया जैसे गुरु सभी चीजों को पूर्णता के अर्थ में देख पाता है। वो जो वस्तु जैसे जैसे शिष्य को उपलब्ध होती है ना, और जैसे जैसे वो अपने में उस पूर्णता को अनुभव कर पाता है, तो उसके अंदर जो तृप्ति बनती है, तो एक टाइम पे ऐसा लगता है कि जो गुरु और शिष्य हैं उनमें, मतलब मेरे में और मेरे जो गुरु हैं उनके अंदर जैसा वो देख पा रहे हैं, ऐसा ही मैं भी देख पा रहा हूँ। और फिर जब वो समझ की पूर्णता को प्राप्त करते हैं, तो फिर वो जो प्रेम का जो शिष्ट मूल्य है, अनन्यता, उस रूप में ऐसा दिखाई देता है कि जैसा जैसे वो आपने बताया था, अनुकरण, अनुसरण, स्वानुशासन, और वहां तक की जो यात्रा है, और उसके अंदर वो अपने से ही, है ना, जिस तरह से गुरु के अंदर वस्तुओं की स्पष्टता, है ना, और जो मूल्यों की स्पष्टता, भाव की स्पष्टता, जैसा गुरु देख पा रहा है वैसा ही शिष्य भी देख पा रहा है, तो उनके अंदर अनन्यता का भाव दिखाई देता है। और इसको परंपरा में भी जैसे कहा है कि मैं और तू अब
सब एक ही हैं। ऐसा भी गुरु शिष्य परंपरा में उसको बताया गया है। तो इस रूप में देख पा रहा हूँ भैया। बहुत अच्छा, आ तो रहा है, खूब खूब बढ़िया। अब हम इसको संचेतनावादी मनोविज्ञान में जब हम आचरणों की चर्चा करेंगे, तब हम इसके डिटेल और फाइनर थ्रेड्स पहचान पाएंगे। फिलहाल मैं अभी अभ्यास के लिए इतना और अ, जोड़ दूंगा कि जीवन क्रिया में क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया में क्या हो रहा है, इस मूल्य के प्रभाव में, ये भी हमको ऑब्जर्वेशन में एक लेने की बात है। आगे, सरलता, सौजन्यता, शिष्य गुरु के साथ सरलता, इसका कैसा हम लोग अर्थ ले लें? सरलता रूपी शिष्टता, सौजन्यता रूपी शिष्टता, सहजता रूपी शिष्टता, अनन्यता का अभी भैया ने बताया। तो सरलता, सौजन्यता और सहजता, इन शिष्टताओं को भी हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। कंटेंट, और अगर हो सके तो जीवन क्रिया भी कुछ हाईलाइट कर सकते हैं कि सरलता का भाव हमारी इच्छा विचार आशा में आने से आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, इसमें क्या हम गुणात्मक परिवर्तन को पहचान पाएंगे? सरलता, सौजन्यता और सहज। नमस्ते भैया, मैं रखूं थोड़ा सा? हाँ हाँ जी, रखिए। अ, तो जो सौजन्यता की बात कही है आपने, तो उसमें मुझे जो ध्यान गया दो तीन बातों की तरफ, वो ये गया कि विश्वास क्या है। तो हम हर बार शब्दों का प्रयोग करते थे कि विश्वास अ, क्या है। तो अक्सर जो अ, हमारे हैप्पीनेस के सेशंस होते थे, उसमें एज ए फैसिलिटेटर हम गए, तो वहां पर भी मैं 50-50 के ग्रुप में जब मैं ये बात कभी मैंने रखी, जब जबकि आज से 2017-18 में जब आप भी हापुड़ आए थे और ये हमें आपने अभ्यास दर्शन जो है पढ़ाया था, तो कुछ कुछ मैंने भी क्वेरीज रखी थी आपके सामने, और वो क्वेरीज मुझे आज भी याद है, और आपने जो जवाब दिया था भैया जी वो भी मुझे याद है। तो तो ये जो वहां पर हमने बातचीत की, तो जब मैं पूछती थी कि विश्वास क्या है, जबकि मेरे खुद के अंदर वो स्पष्टता कम थी, बहुत ही कम। तो मैं ये जानना चाहती थी कि क्या पता इन 50 में मुझे कुछ समझने को मिल जाए, तो मैं भी जो है सुन लूंगी, समझ लूंगी। तो मेरा ये भी तात्पर्य था कि मैं अपनी समझ बढ़ाने के लिए भी ये कई बार मुद्दा जो है रख देती थी। तो मैक्सिमम मैंने जहां जहां पर ये मुद्दे रखे, तो मैंने ये पाया कि भैया सब शब्दों से वाकिफ है, शब्दों के अर्थ और वास्तविकता तक दूर दूर तक ध्यान नहीं जाता है। तो सब मेरे जैसे ही हैं, मैं उनके जैसी हूँ। एक तो इस चीज पर ध्यान गया कि विश्वास की बात करो, तो मैंने घर पे भी बच्चों से बात की, तो उन्होंने कहा विश्वास यानी ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास। इससे आगे कोई जो है इस पर बात ही नहीं कर पाता। लेकिन मध्यस्थ दर्शन में जो जो मूल्य समझ में आए, तो पता लगा कि विश्वास में सबसे पहले तो स्वयं की समझ जरूरी है, परस्परता में हम जो मूल्यों का निर्वाह करते हैं उसमें विश्वास है कि नहीं है। तो ये इन इन बातों पर मेरा ध्यान जो है वो गया।
और जो सहकारिता, सहभागिता और सहयोगिता और पूरकता, ये जो 4 बातें हैं, इस पर मैंने खूब मनन किया, सोचा इस पर कि विश्वास है अगर हमें दूसरे पर, तो मैं अपने बच्चों पर जब विश्वास करती हूँ तो मैं अचानक ही उन्हें कोई काम बता दूं तो वो भी सहकारिता, सहयोगिता, सहभागिता और पूरकता वाली बात आती है कि नहीं आती। तो मैंने ये जांचा, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती। मैंने स्वयं को जांचा तो मेरे अंदर भी संबंधों में जो निर्वाह की स्थिति है, यानी कर्तव्य और दायित्व पूर्ति करते समय जो परिवारजन है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली है, संपर्क में है, परिवार में परिवारजन, तो वहां पर भी जो है जो है सहयोगिता वाली बात है, पूरकता वाली बात है, वो कभी कभी हो पाती है, कभी कभी नहीं हो पाती है। लेकिन जो नई बात मुझे पता लगी मध्यस्थ दर्शन में, वो ये कि बाबा जी ने कहा है कि विश्वास या तो होता है या नहीं होता है। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में विश्वास होता है, आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। तो एक तो बड़ा मुद्दा मुझे ये पकड़ में आया कि मैं अपने मन में ये जांचूं कि विश्वास की जो निरंतरता है उसको स्वयं में देख पाऊं कि वो कब कब मेरा भाव बिगड़ जाता है, कब कब मेरे विचार वो बिगड़ जाते हैं। तो जैसे जैसे मेरे भावों की स्थिति अगर बिगड़ती है तो वैसे वैसे ही मेरे विचारों की स्थिति भी बदल जाती है। फिर जो एक गठानों का वो जो खुलता है कहानी, वो निरंतरता में कब कितना वक्त निकल जाए उसमें पता भी नहीं लगता। तो ये एक आधार मूल्य बाबा जी ने जो बताया है, बहुत ही बताया कि हम हर समय स्वयं में जांचें कि हमें स्वयं में विश्वास है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो स्वयं में विश्वास की बात जब हम देखते हैं तो फिर पता लगता है कि यहाँ पर सौजन्यता है या नहीं है। तो जो सौजन्यता का सूत्र है वो यहीं से ही पता लग जाता है कि हमारा जो है वो लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे भावों की स्थिति क्या है, हमारे विचारों की स्थिति क्या है, हम कार्य क्या कर रहे हैं, हमारी मानसिकता में क्या चल रहा है, हमारा हमारा जो है कहाँ कहाँ पर जो है मेरे आसपास बच्चे कई बार कह देते हैं कि हमारे मन की स्थिति ठीक नहीं, आज मूड खराब है। तो ये जो स्थितियां मैं देख पा रही हूँ, ये हमारे मानवीय लक्ष्यों से हमें दूर कर देती हैं कई बार। तो जो अगर हमने मानवीय लक्ष्य अपना वो कर रखा है कि मानवीय लक्ष्य हमारा क्या है, तो उससे हम दाएं बाएं कम होते हैं और अध्ययन में भी हमारा क्रम भी लगता है। तो जो जो बिंदु हैं इसमें, तो थोड़ा सा मेरे इन बिंदुओं पर भी ध्यान गया कि जिस तरह से बाबा जी ने बताया कि अस्थिर जो है अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। तो इस तरह की जो कुछ कुछ वो थी कि जो है चैतन्य प्रकृति में क्या क्या है, जब मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में मन में आस्वादन क्रिया चयन क्रिया, ऐसे ही जो है इसमें वृत्ति में विचार विश्लेषण, तो और चित्त में जिस तरह से, तो ये बातें स्वयं में घटती हुई नजर आती हैं। फिर कई बार शुद्धता की स्थिति यहाँ पर आती है कि हम क्यों इन 4.5 क्रियाओं से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों हमारा विश्वास यहाँ पर तार तार हो जाता है। जब साक्षात्कार और बोध की स्थिति हम देखते हैं तो क्यों हम वो है, बाबा जी ने तो साक्षात्कार की स्थिति में बता दिया सब कुछ कि किस तरह से हम प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य की बात को स्वयं में देखें, स्वयं में किस तरह से हमने न्याय देखना है, स्वयं में किस तरह से हमने परिवार में जो है वो देखना है कि संबंधों का निर्वाह कैसे हो रहा है, मूल्यों का निर्वाह कैसे हो रहा है, और मूल्यांकन किस तरह से, मूल्यांकन का भी बता दिया कि जो 3 स्टेप्स बताए हैं मूल्यांकन के भी, अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति, ये जो दोष हैं इनके बारे में भी चर्चा की है, और अधिमूल्यन अवमूल्यन और निर्मूल्यन की स्थितियों के बारे में बता दिया। फिर कहाँ कहाँ हम
तो ये सारे जो स्वयं में घटित हो रहा है और कहाँ-कहाँ हमसे गलती हो रही है, तो फिलहाल पूरा स्वयं में विश्वास जो है ना, वो कहाँ-कहाँ डगमगाता है उससे पता चल जाता है जब हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे बाबा जी ने बताया है स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले जो विश्वास की बात में सहकारिता, सहयोगिता और इसकी बात बताई है सहभागिता की, कि हम कहाँ-कहाँ हम पूरक हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ हमें हमारे परिवारजन जो है कर्तव्य दायित्व का निर्वाह, कहाँ-कहाँ हमसे चूक हो रही है। तो मेरा भैया जी अभी इन्हीं मूल्यों पर ध्यान जाता है और इसमें अगर गुरु और शिष्य में मैं क्योंकि काफी साल मैंने टीचिंग जॉब की है, 36 इयर्स मेरी टीचिंग जॉब हो चुकी है, तो वीआरएस ले लिया है मैंने। तो मुझे सारा जो अपनी जॉब से रिलेटेड भी कहाँ-कहाँ मेरे से चूक हो गई, कहाँ-कहाँ पर मैं बच्चों के साथ पूरी तन्मयता से लगी, कहाँ-कहाँ पर मेरी स्थिति कमजोर थी या मेरी शारीरिक अस्वस्थता थी, वहां पर मैं जो मेरी पूरकता होनी थी वहां पर मैं पूरक हो पाई, कहीं कहीं बहुत अच्छे से हो पाई, कहीं पर बहुत कम हो पाई। तो मेरा अब की आगे की जिंदगी में जहां जहां मेरा मूल्यों पर ध्यान जा रहा है, तो मेरे आजू बाजू में मैं ज्यादा कहीं बाहर दूर जाना मेरे लिए मतलब अगर मेरे पास अब वीआरएस लेने के बाद तो मेरे पास वो है नहीं, टीचर्स बच्चे नहीं है। तो मैं ये अपनी कम्युनिटी में देख रही हूँ कि मेरे आसपास जो भी हैं, तो मैं उनके साथ कैसे बेहतरी से विश्वास पूर्वक जी पाऊं, पूरकता के साथ निर्वाह कर पाऊं, सहयोगी हो पाऊं। तो मेरा ध्यान अभी इसी इससे ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं जा रहा, सिर्फ इतना ही जा रहा है कि घर परिवार में, संबंधों में, संपर्क में और आस-पास के वातावरण में जिन जिन के साथ मेरा संपर्क होता है, उन उनके साथ मैं मूल्यों का निर्वाह कैसे कर पाऊं, विश्वास पूर्वक जी पाऊं। और स्वयं में मेरा विश्वास है तो मेरा विश्वास दूसरों पर भी बना रहेगा, क्योंकि स्वयं में जो विश्वास की बात है वो पहले कहीं ना कहीं डगमगाने वाली स्थिति ज्यादा होती थी, क्योंकि मैं स्वयं को देखने की बजाय दूसरों पर ध्यान देती थी, दूसरों का ध्यान। तो यहाँ पर मेरा जो शिफ्टिंग हुआ है मेरे उसमें दूसरों पर ध्यान देने की बजाय अब मेरे थॉट प्रोसेस में स्वयं पर ध्यान जाता है। मुझे मुझे याद है जब अभ्यास दर्शन आप पढ़ा रहे थे हापुड़ में, तो मैंने ही आपके सामने ये क्वेश्चन रखा था कि सर मुझे रात को सपने में सांप बहुत नजर आते हैं। मुझे आज भी वो क्वेश्चन याद है। तो आपने एकदम मेरी उस क्वेश्चन का जवाब दिया कि दीदी विचार देखो, विचार ये उठापटक जो आपके दिमाग में चलती है, इसको देखो, इसको जांचो, फिर सांप नजर नहीं आएंगे। तो मुझे आज तक भी आपकी वो याद आती है भैया जी बात। तो 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 लगातार जो है खुद को जांचें, खुद के विश्वास पर ध्यान दें और तभी हम संपर्क संबंध के बाद हम उस व्यवस्था की समझ भी बना पाएंगे और स्वयं में समाधानित होंगे, तभी हमारा समाधान और अभयता की तरफ कदम बढ़ेंगे। और बस इतना ही भैया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया, खूब खूब बढ़िया। तो हम लोग कल पति पत्नी के परस्परता में विश्वास निर्वाह की निरंतरता और साथी सहयोगी के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता, इन दो अभ्यासों के लिए मुझे लगता है आप तैयारी बना सकते। अभी इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है शिष्य गुरु के साथ, सरलता, सौजन्यता, सहजता, अनन्यता का भावपूर्वक जिज्ञासा सहित, इसमें जिज्ञासा महत्वपूर्ण है। तो जिज्ञासा निर्मित होने के लिए भी इन सभी मूल्य रूपी भावों का विकास हमारे में होना आवश्यक है, अन्यथा जिज्ञासा की जगह पर हम अपेक्षा में ही रह जाएंगे। अपेक्षा और अनुभूति में अंतर है। भ्रम की स्थिति में हम अपेक्षा ही करेंगे और
जागृति की स्थिति में अनुभूतियां होंगी। अपेक्षा से जिज्ञासा तक पहुंचना, यह हम सबका अभिलक्ष्य है। और जिज्ञासा से समाधान पाना, उत्तरित होना, और जैसा भैया बता रहे थे कि शिष्य गुरु हो जाए, ये जो प्रेममयता है, इस प्रेममयता को हम पहचान पाए। तो ऐसे हाइलाइट्स हमको संबंधों में मिलते हैं। मुझे लगता है श्वेता दीदी ज्वाइन हो गए हैं, तो यदि उनकी प्रस्तुति की तैयारी हो तो शेष कुछ मिनटों में दीदी अगर अपनी प्रस्तुति रख सकते हैं। हाँ भैया, तैयारी जी है। दीदी, नमस्कार। मैं बोलूँ भैया? हाँ प्लीज रखिए। हाँ, नमस्ते सभी को। मुझे ग्रीष्मकालीन शिविर में भाग लेने का शुभ अवसर मिला। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आने का विचार शुरू हुआ भाई के प्रोत्साहन से, और वहां जाकर मुझे इसका महत्व समझ में आया। यह शिविर मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। मैं किन परिस्थितियों में खुद को फंसा हुआ महसूस करती थी वह दिख रहा था, और वहां से निकलने का रास्ता भी मुझे समझ आ रहा था। वहां जो कुछ भी मैंने जाना वो मेरे पुनर्विचार करने के लिए बहुत अच्छा रहा। तो मेरे को आ, खुद में ये दिखता था कि कुछ मुद्दे हैं जिनको मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, कैसे उसमें आगे बढ़ना है। तो वो मुद्दे थे, परिवार में व्यवस्था का अभाव दिखता था, परस्पर सहयोग की कमी दिखती थी, सही दिनचर्या का समझ तो है परंतु उस पर अमल नहीं है, परिवार में बातचीत की कमी दिखती थी, और 3 पीढ़ियों के बीच गैप को कैसे भरें इसका तरीका मुझे समझ में आया। शिविर में मुझे खुद में गुणात्मक परिवर्तन लाने का क्या तरीका होगा यह समझ में आया। कार्यक्रम ऐसा बने जिसमें मानव मूल्य हो और मानव लक्ष्य भी निहित हो, साथ साथ सभी की भागीदारी भी उसमें रहे, यह जरूरी है। पुनर्विचार किया तो समझ बनी कि अधिकतर सभी को हम उपदेश देते रहते हैं, जबकि उस पर सार्थक बातचीत होनी चाहिए, सही दृष्टि का विकास होना चाहिए। और उसके लिए मुझे ये शिविर सबसे बढ़िया रास्ता मिल गया उसमें। मतलब मुझे बोलना चाहिए कि ऐसा रास्ता मैंने कभी नहीं देखा था कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे बढ़ेंगे और अपना लक्ष्य को पा सकेंगे। बच्चों को सही समझ देने का नया तरीका मिल गया, वे व्यवस्था को समझ पा रहे हैं और भागीदारी भी दे रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा रुचि मूलक में अटके हैं, पर कोशिश कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा इससे आगे बढ़ पाए। मैं भी मदद कर रही हूँ उनकी। और परिवार उपकार व्यवस्था के लिए मौलिक डिजाइन है ये समझ में आया। बच्चों में कैसे डालना है वो उसमें अपने आप को असमर्थ पाती थी, परंतु अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं इसमें आगे बढ़ पा रही हूँ। आगे का मेरा यह प्रयोजन बना है कि पहले तो मैं 6 मासिक अध्ययन करने जा रही हूँ जुलाई से, और पुनर्विचार भी हो रहा है कि आवेशित गति से धीरे धीरे स्वभाव गति की ओर जाना है मुझे। संग्रह सुविधा और इंद्रिय सुख से ऊपर उठ के आगे बढ़ना है, क्योंकि इन सबको कितना भी भर लिया जाए सुख नहीं मिलता। अपने भाव और विचार में रोज ध्यान जा रहा है। हर पल तो नहीं जा रहा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मतलब क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ध्यान जा रहा है। पहले जो शिविर किए थे उसमें मुझे भावों और विचारों में उतना ध्यान नहीं जाता था भैया।
ऑब्जर्वेशन करना जो वहां पे सीखा है। बच्चों को ऑब्जर्व करने बोले थे, लेकिन हम लोग का खुद का ऑब्जर्वेशन बढ़ा है, ऐसा लगा मुझे। और पठन प्रक्रिया का मैंने रोज प्रैक्टिस चालू किया है, जो कि मेरे में एक कमी थी। और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि की ओर ध्यान जा रहा है। अभी तक फ्री हित लाभ में ही देख पा रही थी खुद को, और अब मानवीय मूल्यों पर निर्वहन करके रोजमर्रा के कार्यक्रम में ऐसा स्थापित कर पाऊं उन्हें कि मेरे आचरण में गुणात्मक परिवर्तन हो पाए। मेरे साथ सभी लोगों की मतलब जिज्ञासा भी बने कि दर्शन की आज हमें जरूरत है, और बाबा जी ने तो पूरा का पूरा इसका सिस्टमेटिक मतलब व्यू दे दिया है कि कैसे आप इसको पा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा उपकार है बाबा जी का, इनके लिए कितनी भी कृतज्ञता सम्मान मतलब कुछ भी मतलब बहुत कम है, हम कितना भी व्यक्त करें तो। और अंत में भैया, आप सभी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, योगेश भैया और सभी के लिए, वहां पे परड़ा में जिन्होंने मतलब इतना बढ़िया व्यवस्था, मुझे ऐसा लगा कि वहां से सीखना बहुत जरूरी था। जो वहां से मिला है वो मतलब कभी और मिलेगा ही नहीं, ऐसा लगता है। मतलब ऐसा तो कहीं नहीं मिल सकता है सिवाय इस शिविर के और इसमें अध्ययन में जुड़ने के अलावा। आगे मैं निरंतर ऐसी बढ़ती रहूं, यही मेरा लक्ष्य है। ये अपने में स्थापित कर रही हूँ। ठीक है भैया। धन्यवाद। मुझे लगता है हमको अब रुकना चाहिए, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाव और विचार के साथ अपने को उन्होंने कैसे देखा और गुणात्मक परिवर्तन के लिए किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, इन सारी मुद्दों पर दीदी ने ध्यान आकर्षण किए करवाया। तो इसीलिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के अभ्यास के लिए पति पत्नी के परस्परता में विश्वास निर्वाह की निरंतरता के लिए किन किन मूल्यों पर हमें ध्यान देना चाहिए, इसी अभ्यास के साथ आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।